कभी किसी विशाल गगनचुंबी इमारत या एक लंबे शानदार पुल को देखकर सोचा है कि सैकड़ों बल्कि हजारों लोग बिना किसी कंफ्यूजन के एक साथ मिलकर इसे कैसे बना लेते हैं? मतलब इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? कौन तय करता है कि पहले क्या होगा और बाद में क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब उस अदृश्य नक्शे में छिपा है जिसके बिना ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर बनकर रह जाएंगे। अदृश्य नक्शा, वाह, मुझे ये पसंद आया। और आज की हमारी चर्चा इसी नक्शे पर है। हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन हायरार्की की। बिल्कुल। ये वो सिस्टम है, वो ढांचा है जो किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मतलब अफरा तफरी से निकालकर ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। आप इसे एक फुटबॉल टीम की तरह समझ सकती हैं। एक कैप्टन होता है, कोच होता है, डिफेंडर, स्ट्राइकर, हाँ, सबकी अपनी पोजीशन और अपना रोल होता है, तभी जाकर टीम गोल कर पाती है। बेहतरीन एनालॉजी है। हमारी ये चर्चा एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है जिसका टाइटल है कंस्ट्रक्शन हायरार्की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये हायरार्की असल में काम कैसे करती है, इसकी जरूरत क्यों है और ये कैसे पक्का करती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक, टाइम पर और सबसे जरूरी सेफ्टी के साथ हो। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन हायरार्की आखिर है क्या? सोर्स में इसे एक ऑर्गेनाइज्ड चेन कहा गया है। अगर हम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो ये दिखती कैसी है? बिल्कुल, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पिरामिड की कल्पना करना। एक पिरामिड? हाँ, एक पिरामिड। ये बेसिकली एक चेन ऑफ कमांड है जहां हर लेवल पर रोल्स और जिम्मेदारियां एकदम साफ होती हैं। ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूं। तो इस पिरामिड के टॉप पर, शिखर पर कौन बैठा है? जाहिर है वो जिनका पैसा और आइडिया है। एग्जैक्टली। सबसे ऊपर होते हैं प्रोजेक्ट ओनर्स और ऑफिशियल्स। ये वो लोग हैं जिनका विजन होता है, जो पैसा लगाते हैं और जो फाइनल रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, ये बजट और प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्शन तय करते हैं। ये क्यों और क्या का जवाब देते हैं। समझ गया, विजन और पैसा सबसे ऊपर। फिर वो इस विजन को किसी ऐसे को पास ऑन करते होंगे जो इसे एक असली प्लान में बदल सके। बिल्कुल। उनके ठीक नीचे आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स। आप इन्हें पूरे प्रोजेक्ट का दिमाग कह सकती हैं। अच्छा। ये ओनर के विजन को एक प्रैक्टिकल मतलब काम करने लायक प्लान में बदलते हैं। बजट, टाइमलाइन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक तरह से जमीन और आसमान के बीच का पुल है। अब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट के और करीब आ रहे हैं ना? हाँ, अब हम जमीन पर उतरते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नीचे आते हैं साइट सुपरिंटेंडेंट। साइट सुपरिंटेंडेंट? ये असल में कंस्ट्रक्शन साइट के कैप्टन होते हैं। इनका काम है दिन प्रतिदिन के ऑपरेशंस को मैनेज करना। मतलब कौन सी टीम कब काम करेगी, मटेरियल पहुंचाया नहीं, ये सब? हाँ बिल्कुल। सेफ्टी रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। ये वो इंसान है जो शायद रोज सुबह साइट पर सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। मतलब साइट पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सीधी जिम्मेदारी इनकी है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है तो? और बड़ी साइट्स पर इनके नीचे फोरमैन होते हैं जो अलग अलग टीमों को लीड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल टीम का फोरमैन, प्लम्बिंग टीम का अलग। बिल्कुल। और इन्हीं फोरमैन के नीचे आते हैं स्किल्ड ट्रेड्स पीपल। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो असल में बिल्डिंग को बनाते हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई। सही। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई, वेल्डर, राजमिस्त्री, हर कोई अपने काम का एक्सपर्ट होता है। और इस पूरे पिरामिड की नींव जो इस स्ट्रक्चर को मजबूती देती है वो हैं लेबरर्स। वो लोग जो फिजिकल काम करते हैं। हाँ, सामान ढोना, खुदाई करना, साइट की सफाई करना और स्किल्ड कारीगरों की मदद करना, उनका काम बेहद जरूरी है। कमाल है। ये तो एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है। ओनर से लेकर लेबरर तक हर लेवल पर रोल एकदम साफ है। मतलब सबको पता है कि उन्हें किसे रिपोर्ट करना है और कौन उन्हें रिपोर्ट करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। और यही स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी ताकत है, क्लैरिटी। बिल्कुल। यहीं पे और भी दिलचस्प हो जाता है। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट नहीं है ना? इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन किसका बॉस है। नहीं, इसका मकसद बहुत गहरा और प्रैक्टिकल है। ये सिस्टम मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर टिका है जो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जरूरी हैं। 4 पिलर्स, ठीक है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला क्या है? पहला है एफिशिएंट ऑपरेशंस, मतलब काम सही ढंग से हो। सोचिए, एक बिल्डिंग बनाने में हजारों काम होते हैं। नींव खोदने से पहले बिजली की तारें नहीं बिछाई जा सकती। हाँ, जाहिर है। और पैसा दोनों बचता है। मैं सोच रहा था कि बिना इस क्लैरिटी के 2 अलग अलग टीमें एक ही जगह पर,
एक ही समय में काम करने पहुंच सकती हैं। उससे तो सिर्फ केओस पैदा होगा। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा पिलर। दूसरा है क्लियर डिसीजन मेकिंग। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हर दिन नई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मौसम खराब हो गया या कोई मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचा। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो तुरंत फैसला लेने की जरूरत होती है। ये हायरार्की साफ करती है कि फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है। मतलब ये बहुत सारे बावर्ची मिलकर खिचड़ी खराब कर देते हैं वाली प्रॉब्लम को रोकता है। ये समझ में आता है। तीसरा पिलर? तीसरा है सीमलेस कम्युनिकेशन फ्लो, मतलब जानकारी का बहाव। एक प्रोजेक्ट की कहानी है जहां आर्किटेक्ट ने प्लान में एक छोटा सा बदलाव किया, लेकिन वो जानकारी नीचे प्लम्बर तक सही समय पर नहीं पहुंची। तो फिर नतीजा, उन्हें नई बनी दीवार को तोड़ना पड़ा। अरे बाप रे। एक छोटी सी चूक और इतना बड़ा नुकसान। बिल्कुल। इसीलिए ये हायरार्की सुनिश्चित करती है कि जानकारी ऊपर से नीचे तक आए और नीचे से ऊपर भी आए। टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, ताकि सब लोग एक ही पेज पर हों। और चौथा पिलर, जिसके बिना ये सब कुछ बेकार है, सेफ्टी। हाँ, चौथा और शायद सबसे जरूरी पिलर है सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन साइट्स खतरनाक जगह हो सकती हैं। ऊंचाई, भारी मशीनें, हर जगह रिस्क होता है। सही बात है। ये हायरार्की सेफ्टी के लिए जवाबदेही तय करती है। साइट सुपरिंटेंडेंट ये पक्का करने के लिए जिम्मेदार है कि हर कोई हेलमेट और सेफ्टी गियर पहने। ये जिम्मेदारी की चेन हादसों के खतरे को बहुत कम कर देती है। तो संक्षेप में ये हायरार्की ही वो गोंद है जो एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर खतरनाक प्रोजेक्ट को एक साथ बांधे रखती है। बिल्कुल सही कहा। ये ऑर्डर और कंट्रोल का एक फ्रेमवर्क है। सोर्स में एक और बहुत दिलचस्प बात का जिक्र है। वो ये है कि ये स्ट्रक्चर हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होता। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी गुंजाइश है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक ही पिरामिड को फॉलो नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वन साइज फिट्स ऑल वाला सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। हायरार्की का स्ट्रक्चर काफी हद तक कंपनी के साइज और प्रोजेक्ट के स्केल पर निर्भर करता है। अच्छा, तो बड़ी और छोटी कंपनियों में इसका स्वरूप अलग-अलग होता है? हाँ, बहुत अलग। बड़ी कंपनियां जो विशाल प्रोजेक्ट्स जैसे कि एयरपोर्ट्स या गगनचुंबी इमारतों पर काम करती हैं, वो अक्सर सख्त और लेयर्ड स्ट्रक्चर्स फॉलो करती हैं। मतलब पिरामिड में और भी कई लेयर्स हो सकती हैं? हाँ, जैसे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, जूनियर मैनेजर वगैरह। हजारों लोगों और करोड़ों के बजट को संभालने के लिए इस तरह का सख्त स्ट्रक्चर जरूरी है। क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और कंट्रोल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ छोटी कंपनियां जो शायद कुछ घर बना रहे हैं, वे अक्सर ज्यादा फ्लेक्सिबल या फ्लैट हायरार्की का इस्तेमाल करती हैं। फ्लैट हायरार्की, इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए एक छोटा ठेकेदार जो 3-4 घरों का प्रोजेक्ट कर रहा है। वो खुद ही मालिक है, खुद ही साइट पर मौजूद है और शायद खुद ही प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है। हाँ, अगर कारीगर को कोई समस्या होती है तो वो सीधे उससे बात कर सकता है। कोई ईमेल या मीटिंग की जरूरत नहीं। डिसीजन तुरंत होते हैं। अच्छा, यही फ्लैट स्ट्रक्चर की ताकत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। एक छोटे से घर के निर्माण के लिए गगनचुंबी इमारत जैसी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ, ये सिस्टम की प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली और सेफ्टी के साथ पूरा करना। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता प्रोजेक्ट के आकार के अनुसार बदल सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन हायरार्की सिर्फ जॉब टाइटल्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो उम्मीदों को साफ करता है। सही कहा। ये साफ रोल्स और जिम्मेदारियां तय करता है, जिससे ये पक्का होता है कि ओनर के विजन से लेकर जमीन पर काम कर रहे लेबरर तक हर कोई एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहा है। बिल्कुल, एक कॉम्प्लेक्स मशीन के गियर्स की तरह, जहां हर गियर को पता है कि उसे कब और कैसे घूमना है, ताकि पूरी मशीन स्मूथली चल सके। यहाँ एक और आकर्षक बात यह है, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह सिद्धांत सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, यह ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यही स्ट्रक्चर हमें सेनाओं में दिखाई देता है, जहां जनरल से लेकर सिपाही तक एक क्लियर कमांड चेन होती है। हाँ, सही है। यही हमें अस्पतालों में दिखाई देता है और यही हमें बड़े कॉरपोरेशंस में भी दिखाई देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। तो ये असल में किसी भी बड़े काम को मिलकर पूरा करने का एक मानवीय तरीका है। बिल्कुल। जहां भी कई लोगों को एक कॉम्प्लेक्स लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होता है, वहां एक क्लियर हायरार्की की जरूरत होती है।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसका एक बहुत ही साफ और फिजिकल उदाहरण मात्र है। बिल्कुल, और ये हमें उस आखिरी विचार पर लाता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। सोर्स में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि ये हायरार्की सेफ्टी सुनिश्चित करती है। तो ये एक सोचने वाला सवाल उठाता है, जब इस कम्युनिकेशन चेन या जिम्मेदारी की कड़ी में कोई दरार आती है तो क्या होता है? एक छोटी सी चूक। हाँ, एक लेवल पर हुई एक छोटी सी चूक या गलतफहमी, जैसे किसी फॉरमैन का एक सेफ्टी वार्निंग को नजरअंदाज कर देना या किसी मैनेजर का एक जरूरी जानकारी नीचे तक न पहुंचाना, कैसे पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। इस पर सोचिएगा।